हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरंभ सीरीज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 1 का यूनिट 2। मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, आज हम करने वाले बेटा यूनिट 2 करेंगे। आज हम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल ही चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल भी है, थोड़ा सा कई बच्चों ने हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट स्कोरिंग है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग जरूर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है बच्चों ये चैप्टर। क्या कहता है, डेफिनेशन देखेंगे। ऑल इकोनॉमिक्स फेसिस स्कैरसिटी। हमने बात करी है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कैरसिटी, है ना। और सारी इकोनॉमीज में एक स्कैरसिटी जरूर होती है, उसी की वजह से इकोनॉमी रन करती है। स्कैरसिटी की वजह से ही लोग काम करते हैं, राइट, ताकि रिसोर्सेज हर एक को मिल सके। तो इकोनॉमिक्स फेसेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज विद अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड उनके यूजेस जो है वो अल्टरनेट है। रिलेटिव टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, पढ़ा हमने प्रॉब्लम कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। तो क्या रिजल्ट निकलता है इसका, नेसेसिटी ऑफ चॉइस की वजह से क्या राइज होता है, इट लीड्स टू दी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब उस स्कैरसिटी की वजह से एक चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है, और जिसकी वजह से हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जन्म लेती है। और वो क्या होती हैं बच्चों, वो क्या होती है, वो हमारे पास 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये प्रॉब्लम आप लोगों ने शायद सीए फाउंडेशन में आगे पहली बार पढ़ी होगी कि व्हाट प्रोविजंस आर फॉर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि क्या प्रोविजंस बनाए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। और व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, डिसाइडिंग विच गुड्स और सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि क्या गुड्स और सर्विसेज बनाई जाए और किस क्वांटिटी में बनाई जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, गन वर्सेस बटर, कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी क्या बनाया जाए, राइट। फिर बात आती है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हम कौन सा मेथड यूज करें प्रोडक्शन के लिए, राइट। चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर मैनुअल लेबर ज्यादा यूज होता है, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर मशीन्स और टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होता है, राइट। क्या मतलब, हैंडलूम्स या ऑटोमेटिक लूम्स फॉर क्लोथ प्रोडक्शन। ये एक एग्जांपल है आपके लिए। ये हो गया लेबर इंटेंसिव, और ऑटोमेटिक लूम्स हो गया हमारा कैपिटल इंटेंसिव, है ना। नेक्स्ट हो गया फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाए। तो डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके अंदर किस तरीके से आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए। एग्जाम्पल, एलोकेशन बेस्ड ऑन इनकम, क्या हम इनकम के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन करें, या वेल्थ के या सोशल वेलफेयर के को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना है, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारे पास। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। कैसे, डिसाइडिंग ऑन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम आज की कंजम्पशन को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं कि आज की कंजम्पशन को हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर ग्रोथ हो सके। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन एटसेट्रा। मतलब ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम का ही पार्ट है कि इन सारे सेक्टर्स में, इन सारे एरियाज में कितना कितना इन्वेस्ट करा जाए। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद की कंसेप्ट देखते हैं थोड़े। स्कैरसिटी का मतलब हम देख चुके हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। ये तो हमने कई बार पढ़ ली वाली बात। चॉइस, ड्यू टू स्कैरसिटी क्या राइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि उनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो हमें डिसाइड करना होता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कैसे यूज करा जाए या कौन सा यूज करा जाए, राइट। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेज एलोकेशन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करा जाए। इकोनॉमिक सिस्टम, अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोसाइटी। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए सोसाइटी में और कितना होना चाहिए, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है मेरे बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है अभी तो। उसके बाद हमारे पास कितने टाइप्स की इकोनॉमिक सिस्टम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में मान लो ये पूछा ही जाएगा, ये आता ही है ऑलमोस्ट हर बार कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं इन जनरल।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है कि जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सारी पावर किसको दी गई है, प्राइवेट सेक्टर को, इकोनॉमी को रन करने के लिए। मतलब द होल पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स को पूरी पावर नहीं दी गई, पूरी क्या दी ही नहीं गई, एंड द होल इकोनॉमी इज इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से ही हो रहा है सब कुछ, प्राइवेट सेक्टर्स आर नॉट अलाउड, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट की ही निगरानी में होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट का भी कुछ काम होता है, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं जहां पर प्राइवेट इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ सेक्टर्स प्राइवेट ने भी लिए हुए हैं जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना बच्चों। थोड़ा थोड़ा समझ आया, और डिटेल में समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखो अब जरा शुरू से। सबसे पहले डेफिनेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, जो सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में है। प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, मतलब किस लिए काम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मेन पर्पस होता है प्रॉफिट, नॉट सोशल वेलफेयर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो सोशल वेलफेयर होगा, राइट। यहां पर तो प्राइवेटली ओन्ड है, तो प्राइवेटली ओन्ड मतलब ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड, लेजिस फेयर बोलते हैं इसको। लेजिस फेयर का मतलब क्या है बच्चों, इकोनॉमी, अभी क्वेश्चन भी आया था आपके पेपर में और ये आगे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेजिस फेयर का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो लेजी हो जाती है, गवर्नमेंट कहती है अपने आप कर लो जो करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ लेजी। तो इसलिए टर्म यूज होती है लेजिस फेयर, कि इकोनॉमी में ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई से एडजस्टमेंट हो जाएगा और इकोनॉमी अपने आप बैलेंस चलेगी, दैट इज कॉल्ड लेजिस फेयर। ठीक है बच्चों, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, यूएसए, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया, मतलब नॉट प्योर फॉर्म्स बट ये कहीं ना कहीं एग्जांपल्स हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं, जहां पर सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास, एंड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, चलो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटलिज्म के अंदर, देख लेंगे ध्यान से एक बार। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल्स कैन ओन, यूज एंड ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, कोई भी अपना एंटरप्राइज ओपन कर सकता है, रन कर सकता है। फ्रीडम टू स्टार्ट एनी बिजनेस और प्रोडक्शन। फिर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यानी फ्रीडम इन कंजम्पशन, वर्क एंड एक्सचेंज, मतलब इकोनॉमिक चॉइस है सबके पास, कोई कुछ भी कर सकता है कंजम्पशन में, वर्क में, एक्सचेंज में। फिर है प्रॉफिट मोटिव, अभी हमने डिस्कस किया कैपिटलिज्म का मेन मतलब ही क्या है, प्रॉफिट मोटिव। तो मेन इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी प्रॉफिट मोटिव ही क्या है, कैपिटलिज्म रन ही किस लिए कर रहा है, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके, राइट। कंज्यूमर सोवरेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर इज अ गॉड, कि जो कंज्यूमर बोलेगा, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी वो बनेगा और वही मिलेगा। मतलब कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस वाया स्पेंडिंग, कंज्यूमर डिसाइड करता है इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कंज्यूमर विल डिसाइड, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंपटीशन एंश्योर्स एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड इनोवेशन, तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है इकोनॉमी में, एफिशिएंसी, क्वालिटी और इनोवेशन देखने को मिलता है। फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये हमने बात करी है, मेन फीचर कैपिटलिज्म का मतलब ही क्या है, यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है ना। तो सेल्फ रेगुलेटेड है वाया प्राइस मार्केट मैकेनिज्म, और वी कैन से डिमांड सप्लाई, है ना, ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई से एडजस्टमेंट होता रहता है इकोनॉमी में। सो दीज आर दी की फीचर्स। और देखते हैं कैपिटलिज्म कैसे सॉल्व करता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, जो हमने बात करी थी ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, उसमें कैपिटलिज्म का क्या रोल है, या कैसे कैपिटलिज्म के अंदर वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा, डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्या प्रोड्यूस करना है कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो प्रोड्यूस करना है और जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो प्राइवेट सेक्टर का। फिर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा, चॉजन बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट मेथड, वो कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है लेबर या कैपिटल, जहां पे कॉस्ट कम होगी वो मेथड हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फॉर होम टू प्रोड्यूस में फॉर दोज विद बाइंग कैपेसिटी, जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और वेल्थ के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हम किसके लिए बना रहे हैं। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ड्रिवन बाय सेविंग, इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, और इंटरेस्ट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। फिर आता है मैकेनिज्म, प्राइस मार्केट मैकेनिज्म है इसके अंदर, जिसको मैंने नाम दिया डिमांड एंड सप्लाई। तो ये मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे हमारा कैपिटलिज्म रन करता है। ठीक है बच्चों, चलो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब क्या क्या फायदे हैं कैपिटलिज्म में, क्या सब कुछ नुकसान है कि प्राइवेट सेक्टर है तो सब कुछ लॉस ही है, या कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो सेल्फ रेगुलेटिंग है, ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म काम करता है इसमें। एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव की वजह से क्या होता है, मतलब कंपटीशन ज्यादा होगा तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में एफिशिएंसी और इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो फास्टर हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन अच्छे तरीके से हो पाता है।
कंज्यूमर का बेनिफिट कैसे, वैरायटी, क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस मिलता है कंज्यूमर को क्या मिलता है, रीजनेबल प्राइस मिलता है, क्वालिटी मिलती है और प्राइजेस मिलते हैं। एनकरेज द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, अपने आइडियाज लेके आते हैं नए नए, तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस को एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। फिर प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, एक फ्रीडम मिलता है कहीं ना कहीं, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हो जाते हैं लोगों के, है ना। फिर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे सबके पास राइट है अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का, अपने हिसाब से लाइफ को जीने का, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर्स में एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। पर क्या कुछ नुकसान भी है कैपिटलिज्म के, देखो नुकसान क्या क्या है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है और सोशल इनजस्टिस, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा फोकस है कैपिटलिज्म में वो कहां होता है, प्रॉफिट मोटिव, तो हम किस चीज को इग्नोर कर देते हैं, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी को। तो क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस। प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हो जाते हैं ह्यूमन राइट से, ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करके सारा फोकस कहां जाता है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दी लेबर, नो जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि प्रॉफिट पर्पस की वजह से क्या हो जाता है, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन और जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, राइट। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में आपने सुना होगा कि जॉब सिक्योरिटी है, बट प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटीज नहीं है, राइट। कंज्यूमर सोवरेंटी इज अ मिथ, मतलब एक झूठ है कहीं ना कहीं। वैसे बोल रहे हैं कि कंज्यूमर को ही गॉड माना जा रहा है, जो वो चाहता है वो बनेगा, पर ऐसा असल में है नहीं, कहीं ना कहीं फूल करा जा रहा है उनको, है ना। एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि कंज्यूमर जो बोलेगा वही बनेगा, पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका है प्रॉफिट, है ना। तो कह सकते हैं कि कंज्यूमर सोवरेंटी एक तरह का मिथ है। फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेशन नहीं करा जाता, क्योंकि कैपिटलिज्म है तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिर से भी प्रॉफिट मोटिव है, तो ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, लग्जरी आइटम्स पे, नेसेसिटी आइटम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, ज्यादा ध्यान दिया जाएगा लग्जरी आइटम्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिस एलोकेशन, तो ये भी एक डीमेरिट है। फिर आता है अंडर प्रोडक्शन ऑफ द मेरिट गुड्स, यानी जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट होता है उनकी अंडर प्रोडक्शन होती है, क्योंकि फिर से वही बात, कैपिटलिज्म है, प्रॉफिट मोटिव है, तो उनका ध्यान मेरिट गुड्स पे नहीं होगा, वो कम बनेंगे, अंडर प्रोड्यूस्ड होंगे, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक में एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, बूम्स, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अचानक से बूम, अचानक से डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी अगर कैपिटलिज्म होगा तो। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, जो प्राइवेट सेक्टर ही होगा उनके पास सारी चीज का फ्रीडम होगा, तो वो प्रमोशंस और एडवर्टीजमेंट में वेस्ट करेंगे मनी, राइट। मोनोपोली फॉर्मेशन, मोनोपोलीज फॉर्म होने लग जाएंगी ज्यादा, क्योंकि क्या होगा, लोग जिनके पास नए आइडियाज, नए इनोवेशंस हैं, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करेंगे, किसी और को अपने कंपटीशन में आने ही नहीं देंगे, राइट। फिर एनवायरनमेंट का भी कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई। अच्छा, कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करी थी वो देखते हैं। एक लेजिस्फेयर मतलब मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अपना इंटरवेंशन कम से कम रखती है और ऑटो एडजस्टमेंट में बिलीव करती है और गवर्नमेंट लेजी हो जाती है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाया डिमांड एंड सप्लाई, मैंने बताया था आपको। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ा दो, है ना, डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम कर दो, मतलब ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है डिमांड सप्लाई। फिर आता है कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर डिक्टेट प्रोडक्शन, प्रॉफिट मोटिव क्या है, प्राइमरी इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स, प्रॉफिट मोटिव अल्टीमेटली किस लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए, है ना। और कंज्यूमर सोवरेनिटी हमने क्या डिस्कस किया, कंज्यूमर डिक्टेट दी प्रोडक्शन, हालांकि डीमेरिट में हमने उसको मिथ भी बोला है, पर एक टर्म तो है जिसका मीनिंग मैंने आपको लिखा दोबारा से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। व्हाट इज सोशलिस्ट। अब कैपिटलिज्म का ये एक तरह से उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया कि सोशलिस्ट मतलब जहां पर अब सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर्स को कम से कम अलाउ किया जा रहा है या ना के बराबर है, मेन सारा कुछ किसकी निगरानी में हो रहा है, गवर्नमेंट की निगरानी में, यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर, ठीक है। बेसिक समझ आया। और देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कम्युनिटी या फिर स्टेट। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेक्स द इकोनॉमिक की डिसीजंस, जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज है वो डिसीजंस लेती है वाले। एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर एंड अचीविंग सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम है आपके लिए। सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द आंसर, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, इसका एक और नाम है कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के ही दूसरे नेम्स हैं, कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है बच्चों। propounded by कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट 1848। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कहीं पर भी आपको इकोनॉमिस्ट के नाम दिखते हैं उसको इग्नोर मत करो, ठीक है।
पूरे सिलेबस में जहां पर भी इकोनॉमिस्ट के नाम दिखते हैं आपको वो पढ़ने जरूर है। क्वेश्चन किसी के भी नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कि जैसे भी सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने किया था, तो कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में, ठीक है बच्चों। चलो और देखते हैं इसके बारे में। फिर से अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप है। ये सारी टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब स्टेट और कम्युनिटी ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, यानी प्रॉफिट मोटिव इज एब्सेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग पे काम होता है, मीन्स सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी सेट्स गोल्स एंड डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है गोल्स और ये कि कब, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है हमारी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस से कोई मतलब नहीं है, जो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। लिमिटेड फ्रीडम, प्रोडक्शन इज प्लान्ड एंड ऑक्यूपेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट, स्टेट डिसाइड करेगी। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब सोशलिज्म होगा तो हमेशा क्या ध्यान दिया जाएगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, अनइक्वल ना हो जैसे कि कैपिटलिज्म में था, वैसा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, नैरो इनकम गैप्स, लैक ऑफ प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, तो प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेट होगी ही नहीं तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, राइट। चलो, जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है डिमांड सप्लाई का, जो हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा, वो नहीं है यहां पर, या कम से कम है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया इसको। प्राइजेस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट एंड मार्केट फोर्सेस हैज अ सेकेंडरी रोल, होगा पर सेकेंडरी रोल होगा। मेजरली कौन गवर्न करेगा, गवर्नमेंट, कि प्राइजेस क्या होने चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, जो क्वालिटी है, जो जैसी प्रेफरेंस है उसी हिसाब से मिल रहा है प्रोडक्ट, कोई क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में कंसर्न नहीं है ना। स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर एंड नो कंपटीशन एग्जिस्ट, कोई कंपटीशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है बेटा। अगर नोट करना है तो एक सेकंड ये लो, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हाउ सोशलिज्म सॉल्व दी सेंटर प्रॉब्लम्स। हमने पढ़ा था कैपिटलिज्म में कैसे सॉल्व होती है, अब सोशलिज्म अगर है इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो कैसे सॉल्व होगी। पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइडेड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है ना, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। हाउ टू प्रोड्यूस में चोजन बाय द स्टेट, फिर से सबका आंसर देख रहे हो सेम ही निकल रहा है। टेक्निक्स अलाइन विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव जो होंगे, जो भी उनकी अथॉरिटीज होंगी जो प्लानिंग करती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कैसे प्रोड्यूस होना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड नीड्स, किसके लिए बनाना है, कोई ऐसा नहीं है कि इनकम के बेस पे बनाया जाएगा, नहीं कि जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हिसाब से लग्जरी गुड्स बनाओ या नेसेसिटी बनाओ। कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी और नीड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि सबको इक्वली चीजें मिले और जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल हो इकोनॉमी में, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली इक्वल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इक्वल होता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम था, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज आर एलोकेशन फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, जो हमारे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज को एलोकेट करा जाता है और एक प्लान्ड वे में चलता है ताकि अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ हो। मैकेनिज्म क्या है इसमें, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, नॉट प्राइस मैकेनिज्म। यहां पे फिर से मेंशन कर दिया मैंने कि प्राइस मैकेनिज्म सोशलिस्ट इकोनॉमी में काम नहीं करता, सेंट्रल प्लानिंग काम करती है, और कौन है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। चलो फिर इसके भी कुछ फायदे नुकसान है सोशलिस्ट के भी, देखते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, हाँ भाई बिल्कुल है। रैपिड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक जो है रैपिड तरीके से चलेगी और बैलेंस्ड वे में चलेगी। बेटर रिसोर्सेज का यूटिलाइज होगा, मिनिमम वेस्टेज होगी, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, ठीक है, नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। मिनिमाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और इकोनॉमी में एक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, जो इन दोनों को है, अनएम्प्लॉयमेंट और इंस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करता है। सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो उसमें डीमेरिट पड़ा था ना कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है या कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यहां पर है, ये इसका मेरिट है कि सोशल सिक्योरिटी और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन है। फिर कोऑपरेटिव मेंटालिटी अवॉइड्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती है, कोऑपरेटिव मेंटालिटी से काम होता है। गारंटीड राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, गारंटीड राइट टू वर्क मिलता है। तो ये सारे हो गए इसके फायदे। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कोई नुकसान है, बिल्कुल है। ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी, इनएफिशिएंसीज, डिलेज, करप्शन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ब्यूरोक्रेसी समझते हैं कि एक लेवल ऑफ हायरार्की है, कोई भी काम होगा तो उस हायरार्की के हिसाब से होगा, कोई इसमें मतलब फास्टर वे से नहीं होगा कि सब कुछ कैसे होगा कि एक अथॉरिटी से दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे के पास, फिर ऐसे एक स्लो प्रोग्रेस चलता है कहीं ना कहीं, तो ये एक नुकसान है। इनएफिशिएंसीज है, डिले होते हैं, करप्शंस, रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता कोई, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, अगर पूरी इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल होगी तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट होगा ही नहीं, है ना। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो किसी को कोई इंसेंटिव का लालच ही नहीं है।
जैसे कि कैपिटलिज्म में था, वहां पर प्रॉफिट का लालच था तो इंसेंटिव मिल रहा था। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस लीड्स टू इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कह रहे बहुत ज्यादा अगर प्राइजेस को एडमिनिस्टर करके चलाया जाएगा तो हमारा रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से नहीं होगा, इनएफिशिएंट होगा। उसके बाद स्टेट मोनोपलीज में बिकम अनकंट्रोलेबल, समटाइम्स स्टेट मोनोपलीज होती है जो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। ठीक है जी। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को कोई चॉइस नहीं दी जा रही। डिसइंसेंटिव टू द वर्क, नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी, प्राइवेट सेक्टर में क्या एफिशिएंसीज है, लेकिन यहां पर कोई एफिशिएंसी के लिए रिवॉर्ड नहीं है। फिर इम्प्रैक्टिकल इन एक्सट्रीम फॉर्म, एक तरीके से देखा जाए अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन देखने को मिलेगी। हम इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि नो कंपटीशन एग्जिस्ट, है ना, कोई कंपटीशन नहीं होता। कोई कंपटीशन ना होने की वजह से क्या होता है, नो क्वालिटी, क्वालिटी भी हमें नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, कंपटीशन ना होने की वजह से कोई क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं मिल पाता, राइट। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हमने इसमें, कमांड इकोनॉमी होती है ये, सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स द इकोनॉमिक डिसीजंस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस में प्राइसेस सेट बाय स्टेट नॉट बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कलेक्टिव ओनरशिप है यानी स्टेट और कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स। फिर है सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी दैट प्लान्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट बॉडी करती है प्लान इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है ना। एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे पास, हिस्टोरिकल अगर पहले की बात करें यूएसएसआर 1917 से 1990 तक, और करंट एग्जांपल अगर हम ले तो हमारे वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, नन आर द प्योर सोशलिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जांपल है यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है। ठीक है ना, तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, चलो फिर उसके बाद हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सबसे बढ़िया मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर सेक्टर्स ही बढ़ गए कि ये गवर्नमेंट देखेगी, ये प्राइवेट देखेगा, और अपने अपने हिसाब से चल रहा है, कंपटीशन भी चल रहा है और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम हो रहा है, दोनों चीजें चल रही है एक साथ, है ना। तो मतलब क्या है, एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंबाइंस बोथ मार्केट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर फॉर रिसोर्स एलोकेशन, जहां पर दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। फिर एम क्या है, टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म व्हाइल मिनिमाइजिंग देयर डिसएडवांटेजेस, दोनों के जो डीमेरिट्स पड़े हैं उनको मिनिमाइज करके दोनों के एडवांटेज या फीचर्स को मिक्स करना। ठीक है। रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज जैसे कि हमारी इंडिया, यूके, यूएसए आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो ये कई एग्जांपल्स हैं जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब की फीचर्स क्या है, फिर से इसके दोनों एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, समझ लिया। बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड स्टेट रन द इंडस्ट्रीज ऑपरेट साइड बाय साइड। 3 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं हमारे पास, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये तीनों मिलते हैं। प्राइवेट में क्या है, प्रॉफिट ड्रिवन ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, और पब्लिक में वेलफेयर ओरिएंटेड ओन्ड बाय दी स्टेट। ज्वाइंट सेक्टर में कोलैबोरेशन है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट भी एंटिटीज भी हैं। अब क्या होने लगा है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है उसमें और प्राइवेट का भी कंट्रोल है, मतलब कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज थी जो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट को सेल आउट कर दिए, तो कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल दोनों का आ गया। कुछ शेयर प्राइवेट ने लिया हुआ है, कुछ शेयर पब्लिक ने लिया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ने, तो दोनों मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं उसको। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर है कुछ, एंश्योर दी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड रन्स की इंडस्ट्रीज। तो हमारा गवर्नमेंट का रोल क्या है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को रेगुलेट करना, मतलब रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ही करेगी कहीं ना कहीं, है ना, और फिर इंश्योर दी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ही रहे, और की इंडस्ट्रीज को रन करना। की इंडस्ट्रीज हो गई जो मेजर इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस से रिलेटेड हो गई, है ना, हैजार्डियस केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी गवर्नमेंट ही रन करती है। ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म और प्लानिंग, मार्केट फोर्सेज ऑपरेट करते हैं बट आर गाइडेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट प्लानिंग, मतलब मिक्सचर है कि मार्केट फोर्सेज भी काम कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई का, लेकिन गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है उसमें, गवर्नमेंट के भी नजरिए में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, उसकी निगरानी में। इकोनॉमिक फ्रीडम विद सोशल वेलफेयर, कंबाइंस दी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट मोटिव विद सोशल इक्वालिटी एंड प्लानिंग। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव है उन दोनों को कंबाइन करके सोशल इक्वालिटी एंड प्लानिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये है मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, सारे कनेक्ट हो रहे हैं टॉपिक। तो व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा, डिसाइडेड बाय कंज्यूमर डिमांड, मार्केट एंड स्टेट प्रायोरिटीज। जहां भी बात आएगी दोनों की आएगी एक साथ मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर की चॉइस को भी ध्यान रखना है और स्टेट की प्रायोरिटीज यानी जो स्टेट की प्लानिंग है उसको भी ध्यान रखना है, तब डिसाइड होगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। प्राइवेट सेक्टर यूज करता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, पब्लिक सेक्टर फोकस करता है सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मतलब प्राइवेट सेक्टर तो किस हिसाब से काम करेगा जहां पर लीस्ट कॉस्ट हो, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करेगा जहां पर नीड है, कि अगर फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है तो लेबर इंटेंसिव ज्यादा यूज होगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल्ड है तो फिर कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा होगा, राइट। फॉर होम टू प्रोड्यूस, दोनों बोथ मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा यानी इनकम के हिसाब से भी,
एंड स्टेट लेड वेलफेयर प्रोग्राम्स भी होगा जो इक्विटी इंश्योर करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी ध्यान रखेगी कि वेलफेयर भी हो, तब हम डिसाइड करेंगे कि किसके लिए बनाया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर प्लानिंग फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है और पब्लिक सेक्टर की प्लानिंग भी है, मतलब जहां भी बात आ रही है दोनों की एक साथ ही आ रही है, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है, मिक्स्ड मैकेनिज्म, मार्केट भी है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है, ठीक है बच्चों। नीड है अगर नोट करने की, वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलो आगे देखते हैं। फायदे मिक्स्ड इकोनॉमी के, फायदे क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसेंटिव्स, मतलब कैपिटलिज्म का भी फायदा आ रहा है, सोशलिस्ट का भी आ रहा है, राइट। एफिशिएंसी एंड इनोवेशन ड्यू टू कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव, एफिशिएंसी और इनोवेशन देखने को मिलती है। कंज्यूमर सोवरेनिटी और चॉइस भी देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट तो है ही ना, मतलब मिक्स ही है। फिर बैलेंस डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, प्लानिंग से हम बैलेंस डेवलपमेंट कर पाते हैं। सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन वाया स्टेट इंटरवेंशन, अब सोशल वेलफेयर और एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस होता है क्योंकि स्टेट का इंटरवेंशन भी है ना। अवॉइड्स कट थ्रोट कंपटीशन थ्रू रेगुलेशन लाइक लेबर और एनवायरमेंटल लॉस, कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता, कि कोई भी प्राइस रख दिया या किसी भी तरह के क्वालिटी में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप समझ रहे हो, किसी भी तरह का ऐसा कंपटीशन नहीं है कि जो इकोनॉमी को हैम्पर करे या किसी के पास मोनोपोली पावर ज्यादा आ जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया, ठीक है। फिर है एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी पूरा एनकरेज करा गया है और रिस्क टेकिंग वाले लोगों को भी पूरा एनकरेज करा जाता है। फिर देखते हैं नुकसान, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल से क्या हो जाता है, कैन रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव, अगर गवर्नमेंट ज्यादा, मिक्स्ड का केस है क्योंकि, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है कहीं ना कहीं, पर अगर ज्यादा ही करने लग जाए गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर्स का इंसेंटिव रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो पुअर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी को जन्म देगा ये। फिर डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कुछ जगहों पे क्या हो जाता है, बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाउ टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन में डिस्करेज दी इन्वेस्टमेंट, जब टैक्स ज्यादा लगने लग जाता है तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम कर देते हैं, राइट, कि भाई जो इनकम आएगी उससे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। फिर रिस्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस रिजेंबल्स कैपिटलिज्म विद इनइक्वालिटीज, जब प्राइवेट सेक्टर, देखो हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट का ज्यादा होगा तो प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव कम होगा, पर अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कंट्रोल ले लेगा तो क्या होगा, फिर से वही कैपिटलिज्म आ जाएगा और इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, तो ये भी डीमेरिट है। फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, तो जो सोशलिस्ट का जो हमारा डीमेरिट था सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो यहाँ पे भी है क्योंकि मिक्स्ड है, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या डिस्कस करिए हमने, जब हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं मतलब स्टेट ओन्ड वेलफेयर फोकस्ड इंडस्ट्रीज, जब हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं तो इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्राइजेस, जब हम ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं तो कोलैबोरेटिव वेंचर्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स दोनों। रेगुलेटरी रोल क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर टू अलाइन विद द नेशनल वेलफेयर, कि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर को ताकि अलाइन करा जा सके नेशनल वेलफेयर के साथ। एग्जांपल्स में इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका यूनिट 2 चैप्टर 1 का, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।